चलिए अब हम देखते हैं, coming back to this Malu's law, and we are going to see let I naught be the intensity of the polarized light incident on the analyzer and theta be the angle between the transmission axis of the polarizer and analyzer, then the intensity of the light transmitted through the analyzer is given by. तो अब ये आपको कुछ सेंस करेगा, ओके? तो पहले ये पहले का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? So let us first understand कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर देखा गया तो यहाँ पर ये आपका था पोलराइजर, so this is the polarizer and this was the analyzer, ठीक है? और इसमें जो लाइट आई थी इसके ऊपर ये ऑर्डिनरी सनलाइट थी, ठीक है? दिस इज ऑर्डिनरी सनलाइट, क्यों भाई, राइट? और यहाँ पर ये लाइट थी, ये है आपका पोलराइजर, ये है आपका एनालाइजर, क्यों भाई, सही बोल रहा हूं मैं? अब ये क्या कह रहे हैं कि आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, इसके ऊपर जो इंटेंसिटी आई है वो अगर आई नॉट है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस, इनका जो ट्रांसमिशन एक्सेस है, जो प्लेन है ट्रांसमिशन का, वो स्लिट से आपको समझ में आया होगा, वो प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है between polarizer and analyzer, then the intensity of light transmitted through the analyzer, इस analyzer से बाहर कितनी इंटेंसिटी बाहर निकलती है लाइट की, that intensity अगर है I, तो हम किस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, right? So we can use this particular formula, which is very important formula, ठीक है? I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना। I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, where theta is the angle between the transmission axis of, लिख रहे हो ना, फास्ट लिखो, पोलराइजर एंड एनालाइजर। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड, ओके? ये समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अगर ये आपके समझ में आया है तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाउ when you
talk about A be the amplitude of the light transmitted through the analyzer and A naught, यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, so अगर एनालाइजर के थ्रू A naught is the amplitude of polarized light incident on it, तो फिर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में जब देखा जाएगा, जब हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इसको देखेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ए इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है, इसका रीजन ये होता है कि फॉर एनी गिवन लाइट, आप कोई भी गिवन लाइट ले लो, सो फॉर एनी गिवन लाइट हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट is directly proportional to amplitude square. So I is directly proportional always to amplitude square. ये रिलेशन याद रखना, intensity is always directly proportional to amplitude square for any given light. तो अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी बाहर निकली I, तो उसका प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और जो यहाँ पर इंटेंसिटी I नॉट जो बाहर निकली उसका प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड A नॉट का स्क्वायर करा दिया, इसीलिए हमने इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर को यूज करके, कॉस स्क्वायर थीटा तो वही रहेगा, तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लो तो क्या बन जाएगा, A इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा। ठीक है, A इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा, इस तरह से बन जाएगा। ओके, ऑलराइट, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। If I is the intensity of unpolarized light incident on the polarizer and I be the intensity through the analyzer, तो अब ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। अब ये क्या है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बात चल रही है अब पोलराइजर की और एनालाइजर की। इसमें जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, पोलराइजर एंड एनालाइजर की बात चल रही है। तो इसमें अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। इसमें ये है आपका पोलराइजर और ये है आपका एनालाइजर। ठीक है, अब इन दोनों में से ये जो लाइट था, ये लाइट कौन सा था बेटा, याद है आपको, ये था ऑर्डिनरी सनलाइट। इसी को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को, अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये ऑर्डिनरी सनलाइट है। ये कौन है आपका, ये है पोलराइजर। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटे, एनालाइजर। अब इनका कहना है कि आई बी द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब यहाँ की इंटेंसिटी है आई, अगर ऐसा है। ठीक है,
इंसिडेंट, आई आई मतलब इंटेंसिटी, इंसिडेंट, आई मतलब इंसिडेंट, आई आई मतलब इंसिडेंट इंटेंसिटी, ऑन पोलराइजर की बात चल रही है। तो ये देखा गया कि इससे जो लाइट बाहर आएगी, तो आई अगर यहां पर है सीधा आई, ये आउटपुट है, सीधे आउटपुट की बात चल रही है, ये था इनपुट, ये सीधा इनपुट, और ये दोनों एक सिस्टम बन गए और ये सीधा आउटपुट। तो अगर ऐसा है तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये वाला। क्या फॉर्मूला है वो? दैट योर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आई आई अपॉन 2 इज नथिंग बट आई नॉट, मतलब ये, तो आई नॉट इज नथिंग बट इट इज आई आई अपॉन 2। तो इसका मतलब पोलराइजर में से अकेले जब ये इंटेंसिटी बाहर आई तो कितनी होके आई? आधी इंटेंसिटी बाहर आ गई, है ना। और बाद में जब इसके साथ बाहर आई यहाँ पर, जब ये पहुंची ये, तो उसके लिए फॉर्मूला cos स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है हमने, मालूस लॉ, यस और नो। सो दैट मालूस लॉ इज नथिंग बट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। और अगर इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी चाहिए तो आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। ये समझे क्या? क्लियर है अभी? एंड थीटा इज आल्सो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस, जो हमने पहले पढ़ा है। बस यही इसका सार है। दिस इज द शॉर्ट वर्जन ऑफ दिस, राइट। फास्ट लिखो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए। एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन यू वांट इन दिस, तो मिल जाएगा आपको, बताइए। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे बढ़ूं मैं? So let's move ahead. For the crossed polarizer and analyzer, theta equals to 90 जब होगा, तो अब ये एनालिसिस का पार्ट है आगे। ये बहुत सिंपल है कि जब दोनों आपस में 90 डिग्री पे रहेंगे तो क्या होगा? तो cos 90 हो जाएगा 0, है ना। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। और cos 90 0 हुआ तो इंटेंसिटी कितना होगा? 0। इसका मतलब जब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तब इंटेंसिटी कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू 0, राइट, इस तरह। सो लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। ये पोलराइजेशन अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, जैसे एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, डायक्रोइज्म, ये सारे उसके मेथड्स हैं। तो इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी लिख लो कि पोलराइजेशन इतनी सारी मेथड से पॉसिबल है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय दीज मेनी मेथड्स, इतनी सारी मेथड्स से पॉसिबल है।
ओके, स्कैटरिंग से भी होता है। चलो बता दो, पोलराइजेशन कंफर्म्स डैश नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, बोथ ए एंड बी, नन। कौन बताएगा? पोलराइजेशन से हमें कौन सा नेचर पता चलता है? बताइए बताइए बताइए। चलो रिया का आंसर आ गया, और कौन है? सोहम का आ गया। ओके जी, इसका आंसर है ट्रांसवर्स नेचर। पोलराइजेशन से क्या कंफर्म होता है? ट्रांसवर्स नेचर कंफर्म होता है, क्योंकि अगर ट्रांसवर्स नेचर नहीं रहता तो वो परपेंडिकुलरली मूव नहीं करते ना। द वाइब्रेशंस टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये प्रूव होता है इससे, पोलराइजेशन से। अगर वो लॉन्जिट्यूडनल रहता तो आप कितने भी एंगल्स बदल लो पोलराइजर और एनालाइजर में, तो लाइट तो पास होती ही होती ना। क्यों भाई? ठीक है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट? बताइए। ये तो कितना आसान है सर, कितना सब बता दिया आपने, है ना? दैट्स, हाँ शीतल सही है, रिया सही है, रिया। हाँ हर्षवर्धन सही है, बिल्कुल। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन हो सकता है, रिफ्रैक्शन से भी हो सकता है, डबल रिफ्रैक्शन से भी हो सकता है, जिसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो ये ब्रेस्टर्स लॉ हम अगली बार पढ़ेंगे। आज यहीं रुक जाते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे